हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत अंजो दीदी नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार थे। उपेंद्र नाथ अश्क छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। इनकी प्रकाशित कृतियों को देखते हैं। उपन्यास में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। कहानी संग्रह में 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, आड़। नाटक में लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर तथा अंजो दीदी। एकांकी संग्रह में अंधी गली, मुखड़ा बदल गया तथा चरवाहे। काव्य में एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ रिज पर। संस्मरण में मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ। आलोचना में अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। अंजो दीदी अश्क जी की सबसे प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इस नाटक में अश्क जी ने उच्च मध्यम वर्ग के खोखले संस्कारों को एक मानसिक रोग की भांति प्रस्तुत किया है। यह नाटक हिंदी नाटक विधा में उनका प्रतिनिधि नाटक माना जा सकता है। यह 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1933, गर्मियों का एक दिन है। दूसरे अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक का स्थान व खाने का कमरा 20 वर्ष बाद 1953, सर्दियों का एक दिन है। आइए इस नाटक के उद्देश्य को देखते हैं। अंजो दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार में विघटन की समस्या उत्पन्न होने का चित्रण है। उद्देश्य व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता है, उस पर कार्य थोपे जाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसका चित्रण इस नाटक में किया गया है। आइए इस नाटक के पात्रों को देखते हैं। अंजलि, अंजो दीदी, प्रमुख पात्र, लगभग 30 वर्ष की। श्रीपद, अंजो दीदी का भाई, 27-28 वर्ष का। इंद्र नारायण, अंजो दीदी का पति, वकील, 38-40 वर्ष का। अनीमा, अंजो की सहेली। नीरज, अंजो का पुत्र, 11 वर्ष का। मुन्नी नौकरानी, 25 वर्ष। राधु, नौकर। दूसरे अंक का पात्र 20 वर्ष बाद। ओमी, नीरज की पत्नी, अंजलि की बहू। अन्नो, नीरज की मौसी। नज़ीर, नीरज का दोस्त। श्रीपद, नीरज का मामा। मुन्नी, चपरासी, इंद्र नारायण, नीरज। नीलम, नीरज का बेटा, 11 वर्ष। आइए इस नाटक के कथावस्तु को देखते हैं। अंजो दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजो अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी।
नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। वह अपनी सहेली अनीमा से बात करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चलें। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज़ पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती है। अहमवादों व्यक्ति एवं अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरे पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनीमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वह कहती है, बुढ़ा बड़े सिटपिटाए थे पहले पर मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजा जी पर। कोई भी तो अकल ना थी, ना सफाई का ख्याल, ना समय का। जानती हो कितनी माथा पच्ची करनी पड़ी है इसके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। इंद्रनारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़ कर जीना पड़ता है। वे चाहकर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपद बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़, घुमक्कड़ है। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे करके खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपद अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है? तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसकी इच्छाओं का गला घोंट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनके इच्छाओं और शौक़ को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम ना घर का होता है ना घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। अंजू दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियाँ अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है और अंजू के जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं का अंजू दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें। हंसते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे
फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मरमाहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह 2 गुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपद उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है और वहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुँचे तब अंजू के अहम और उसके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ता दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज़ की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर आ गई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू के मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू के मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। आइए इस नाटक के महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। अनीमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। उसके बनाव, श्रृंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। अनीमा के संदर्भ में अगली पंक्ति। इस घर के कन कन को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। अंजलि का कथन। अगली पंक्ति। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। अंजलि का कथन। अगली पंक्ति। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अंजलि का कथन। अगली पंक्ति। सुघड़ापा पर स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। अंजलि का कथन। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अनीमा का कथन। अगली पंक्ति। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। अंजलि का कथन। अगली पंक्ति। तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटे मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। श्रीपद का कथन। अगली पंक्ति। शिष्टाचार सौदा का, यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। श्रीपद का कथन। अगली पंक्ति। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमाग की उपज है, इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। श्रीपद का कथन। यह दस्तूरे जुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अगली पंक्ति। इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पुर्जे। श्रीपद का कथन। अंक 2। मंदिर में जैसे पूजा का समय बंधा होता है और पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है कि उससे अपराध बनाया है, इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आया तो भारी अपराध हो जाएगा। ओमी का कथन। अगली पंक्ति। यूरोप की सैर का शौक था, ज़मींदारी खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। श्रीपद का कथन। बहिया में ज़िंदगी की बहे जा रहे हैं हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने का बस नहीं। श्रीपद का कथन। अगली पंक्ति। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। अनीमा का कथन। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरेंगे, वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चल देते हैं और कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। श्रीपद का कथन। कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, नीलम गाता है।
एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। श्रीपद का कथन। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोओगे तो गधे बन जाओगे। नीरज का कथन। अगली पंक्ति। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इंद्र का कथन। अगली पंक्ति। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप का है। श्रीपद का कथन। अगली पंक्ति। अंजो दीदी की सनक उनके जुल्म, उसके तिलिस्म को तोड़ना ज़रूरी है ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिए। श्रीपद का कथन। अगली पंक्ति। ज़रा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू। इंद्र का कथन।